हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों, हमारी कहानी द अंडर कवर मिलेनियर के 8वें एपिसोड में आपका मैं मनदीप फिर से स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। रुचि का ईगो और लालच उसे पूरी तरह से अंधा कर चुका था। चारू तो नक्श का खौफ देखकर डर गई थी, लेकिन रुचि की फितरत अलग थी। वो जानती थी कि नक्श के सामने सीधे तौर पर जाना मौत को दावत देना है। सुहानी और कासिम का जो हश्र हुआ था वो पूरे कॉलेज ने देख लिया था। इसलिए रुचि ने सीधे नक्श पर नहीं, बल्कि नक्श के उस गुरूर, उसके उस मजबूत किले पल्लवी के चरित्र पर वार करने का फैसला किया। तभी रुचि के दिमाग में एक बहुत ही मस्त और खौफनाक सा प्लान आकर वो आकार लेने लगा। उसने मन ही मन में खुद से कहा, मुझे नक्श को वापस पाना है। इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलता। मैं नक्श की वही पहली मोहब्बत हूँ। मुझे बस नक्श को यह एहसास दिलवाना है कि पल्लवी उसके प्यार और उसके इतने बड़े शाह एम्पायर के लायक नहीं है। पल्लवी एक धोखेबाज और गिरे हुए चरित्र की लड़की है, और जिस दिन नक्श को यकीन हो जाएगा उस दिन वो खुद उस भिखारिन को उठाकर बाहर फेंक देगा, और तब मैं उसे अपना सहारा दूंगी। ये सोचकर रुचि के होठों पर एक बहुत ही जहरीली और क्रूर मुस्कान फैल गई। उसने तुरंत अपने महंगे डिजाइनर बैग से अपना लेटेस्ट आईफोन निकाला और अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक नंबर ढूंढने लगी। ये वो नंबर था जिसे शरीफ लोग अपने फोन में रखना भी पाप समझते थे। नंबर मिल गया और नाम सेव था फरहान। फरहान दिल्ली का नंबर 1 अयाश, बिगड़ा हुआ और लड़कियों के पीछे घूमने वाला शिकारी था। वो अमीर खानदान से था, लेकिन उसकी हरकतें किसी सड़क छाप गुंडे से भी बदतर थी। उसका काम शहर की खूबसूरत और मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसाना, उसे ब्लैकमेल करना और फिर उनकी जिंदगी बर्बाद करना। रुचि ने वो नंबर डायल कर दिया। कुछ ही रिंग्स के बाद फोन के दूसरी तरफ से एक बहुत ही फटे हुए ढोल जैसी भारी और शराब के नशे में डूबी हुई आवाज आई। हेलो डार्लिंग। फरहान उस गंदी सी और खुरदरारी आवाज ने रुचि के कानों में दस्तक दी, और उसने स्वर की तरह रेंग कर कहा, आज इस नाचीज को कैसे याद कर लिया? क्या आज सूरज पश्चिम से निकला है जो रुचि मेहरा ने खुद मुझे कॉल किया है? उसकी यह बात सुनते ही इधर से रुचि ने अपनी आंखों में एक खतरनाक चमक लाकर बहुत ही कातिला ना और नखरे वाले अंदाज में जवाब देकर कहा, अरे फरहान, या तो उन्हें किया जाता है जिनको इंसान कभी भूला हो। मैं तो तुम्हें दिन रात याद करती हूँ। उसको यह बात सुनकर फरहान जोर से हंसा। उसने ठहाका लगाकर कहा, ओहो, क्या बात है, तेरी इन मीठी बातों में बहुत जहर होता है सच। रुचि, बस काम बता। इधर से रुचि ने झूठी मक्खनबाजी करके कहा, मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हारे प्यार में पागल न हो जाऊं। वैसे आज मैंने तुम्हें अपने लिए नहीं, किसी और के लिए याद किया है। यह कहकर रुचि ने फोन कान से हटाया और अपनी गैलरी से पल्लवी की एक फोटो उसने उसके अकाउंट से डाउनलोड की, और वो फोटो फरहान के नंबर पर व्हाट्सएप कर दी। तभी रुचि ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तुम्हें एक फोटो भेजी है, जरा चेक करो और बताओ ये परी तुम्हें कैसी लगी। उसकी ये बात सुनते ही फोन के दूसरी तरफ फरहान ने अपने आलीशान और धुएं से भरे कमरे में व्हाट्सएप खोला। स्क्रीन पर पल्लवी की तस्वीर उभर आई। पल्लवी ने एक साधारण सी सूती सूट पहना था, लेकिन उसके चेहरे पर वो मासूमियत, वो सादगी और वो बिना मेकअप वाली नेचुरल ब्यूटी देखकर फरहान की आंखें फटी की फटी रह गई। फरहान खुशी से झूम उठा। उसने चिल्लाकर कहा, अरे बाप रे, ये हूर की परी कौन है रुचि? कसम से मैंने दिल्ली में सारे कल्ब छान मारे, लेकिन ऐसा कोरा और मासूम चेहरा आज तक नहीं देखा। माल एकदम कड़क है। यह कहकर उसकी आवाज में एक भूखे बेड़ी जैसी हवस साफ झलक रही थी। वहीं रुचि यह बात सुनकर मुस्कुराने लगी। उसने मुस्कुरा कर कहा, इसका नाम पल्लवी है फरहान, गांव से आई है, बिल्कुल भोली और सीधी सादी। मैंने सोचा क्यों ना मेरे सबसे खास दोस्त को एक बहुत ही खास तोहफा दिया जाए। उसकी यह बात सुनते ही आगे से फरहान ने अपने होठों पर जीभ फेर कर कहा, वाह, तू तो मेरी जान है रुचि। बता, करना क्या है और इसे कहां से उठाना है? तभी इधर से रुचि ने एक एक शब्द चपाकर कहा, ध्यान से सुनो फरहान, मैं इसे कॉलेज के बाहर पिछले गेट की तरफ भेजूंगी,
और तुम्हें मैसेज करूंगी। तुम अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाना। तुम्हें जबरदस्ती नहीं करनी है। तुम बस उसके पास जाना और बहुत ही शरीफों की तरह कहना कि तुम्हें नक्श शाह ने भेजा है उसे लेने के लिए। वो नक्श के नाम पर किसी पर भी भरोसा कर लेगी। रुचि की आवाज अब एकदम सर्द और खतरनाक हो गई। उसकी बात सुनकर फरहान थोड़ा चौंका, लेकिन उसकी अयाशो जैसे उसकी वो डर पर भारी था। उसने धीरे से कहा, नक्श शाह? अरे वो नया अरबपति? ठीक है, मैं नाम ले लूंगा इसके बाद। तभी रुचि ने अपनी जाल बिछाकर उसको आगे का प्लान समझाकर कहा, उसके बाद का काम तुम्हारा है फरहान। बाकी तुम्हारी वो मुस्कान और तुम्हारी उन आंखों का जादू तो इस गांव की गवार पर चल ही जाएगा ना। फरहान के पास एक बहुत ही खतरनाक और छिपी हुई कला थी, हिप्नोटिज्म यानी सम्मोहन। वो अपनी आंखों और बातों के जाल में किसी भी इंसान के दिमाग को कुछ पलों के लिए अपने वश में कर सकता था। कमजोर और सीधे साधे दिमाग वाले लोग उसके जाल में बहुत जल्दी फंस जाते थे। पल्लवी जैसी डरी हुई और भोली लड़की के लिए फरहान का यह हथियार मौत से भी बदतर साबित होने लगा था। वहीं रुचि की तारीफ सुनकर फरहान ने घमंड से हंसकर कहा, अरे मेरी आंखों को तो अच्छे से अच्छे नहीं बच पाते। ये बेचारी क्या चीज है, एक बार ये मेरी गाड़ी में बैठ जाए तो फिर ये वही करेगी जो मैं चाहूंगा। मैं इसे सीधा अपने उसी रेगुलर वाले प्राइवेट होटल में ले जाऊंगा। वहीं इधर रुचि की आंखों में अब पल्लवी की बर्बादी का पूरा नक्शा छप चुका था। उसने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, गुड, इसके साथ आज पूरी रात मजे करना फरहान, लेकिन जो सबसे जरूरी काम है वो मत भूलना। उधर से फरहान ने पूछा, क्या रुचि? तभी इधर से रुचि ने जहर उगल कर कहा, तुम जब इसके साथ होटल के कमरे में होगे तो इसका बहुत ही मस्त सा वीडियो बनाना। ऐसा वीडियो जिसमें ये तुम्हारे साथ अपनी मर्जी से हो। और फिर सुबह वो वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक व्हाट्सएप ग्रुप, हर एक सोशल मीडिया पेज पर शेयर कर देना। पूरी दिल्ली को पता चलना चाहिए कि शाह एम्पायर की नई मालकिन रात को किस किस के बिस्तर पर शोभा देती है। उसकी बात सुनकर फरहान खुशी से पागल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, डील डन। ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। यह कहकर वो फोन काटने लगा, लेकिन ठीक उसी वक्त रुचि ने फोन काटने से पहले उसे कुछ याद दिलाकर कहा, और हाँ, आते समय मेरे लिए वो वाला सामान जरूर लेकर आना, मुझे उसकी बहुत जरूरत है। वो एक खास तरह की ड्रग की बात कर रही थी जिसका इस्तेमाल रुचि अपने आगे के प्लान में करने वाली थी। तभी दूसरा तरफ से फरहान ने तुरंत जवाब देकर कहा, मिल जाएगा डार्लिंग, मैं अभी निकलता हूँ। ये कहकर वो उसका फोन काट दिया। कॉल काटते ही फरहान तुरंत अपने काम पर लग गया। पल्लवी की वो मासूम सी फोटो देखकर उसके अंदर का दरिंदगा जाग चुका था। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और दिल्ली के आउटर इलाके में स्थित एक बहुत ही कुख्यात और प्राइवेट होटल के मैनेजर को कॉल किया। जैसे उधर से किसी ने फोन उठाया, इधर से फरहान ने उसको ऑर्डर देकर कहा, हेलो वर्मा, मेरे लिए एक वीआईपी कॉर्नर वाला रूम नंबर 402 रेडी रखना। आज रात एक बहुत ही स्पेशल मेहमान आने वाली है, कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। फरहान ने हुक्म दिया। उसने अपनी अलमारी में से एक महंगी परफ्यूम की बोतल निकाली और खुद पर छिड़क ली। उसने आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों को एक खास तरीके से सिकोड़ा और मुस्कुराने की प्रैक्टिस की। ये उसकी वही हिप्नोटिज्म वाली नजर थी जिससे वो लड़कियों के दिमाग को सुन कर देता था। एक बार अगर पल्लवी ने उसकी आंखों में लगातार कुछ सेकंड तक देख लिया तो अपना होश खो बैठेगी और फरहान के इशारों पर नाचने वाली एक बेजान कठपुतली बन जाएगी। ये सोचकर फरहान ने अपनी काली एसयूवी की चाबी उठाई और कॉलेज की तरफ निकल पड़ा। इधर इन सब खौफनाक साजिशों से मीलों दूर कॉलेज के उन शांत कॉरिडोर में प्यार का एक बहुत ही खूबसूरत नजारा चल रहा था। नक्श पल्लवी का हाथ पकड़े उसे उसके क्लासरूम तक छोड़ने आया था। पल्लवी के चेहरे पर आज एक अलग ही नूर था। शाह एम्पायर की सच्चाई जानने के बाद, नक्श के उस खौफनाक लेकिन रक्षक वाले रूप को देखने के बाद, पल्लवी को अब दुनिया के किसी भी इंसान से डर नहीं लगता था। वो दोनों क्लासरूम के दरवाजे के पास आकर रुके। नक्श ने पल्लवी के गाल पर हल्की सी उंगली फेर कर बहुत ही प्यार से कहा, चलो अब तुम अंदर जाओ, तुम्हारा लेक्चर शुरू होने वाला है। आगे से पल्लवी ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाकर कहा, और तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी क्लास नहीं है? अभी आगे से नक्श ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मैं जरा गर्वित और अंकित के साथ कंटीन जा रहा हूँ।
तुम आराम से अपनी क्लास खत्म करो, जब छुट्टी होगी तो मैं तुम्हें यहीं लेने आऊंगा, हम साथ में घर चलेंगे, ठीक है? उसके बाद ये सुनते ही पल्लवी ने नक्श की आंखों में देखा। उन आंखों में जो प्यार और प्रवाह थी, वो पल्लवी की दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। पल्लवी ने बहुत ही धीमी और मीठी आवाज में कहा, नक्श। आगे से नक्श ने पूरे प्यार से पूछा, हाँ मेरी जान। तभी पल्लवी ने धीरे से कहा, थैंक यू मुझे उस नर्क से निकालने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए। मुझे कभी छोड़कर मत जाना। उसकी यह बात सुनकर नक्श का दिल भर गया। उसने आगे बढ़कर पल्लवी के माथे को चूम कर कहा, पागल लड़की, मेरी जान निकल जाएगी लेकिन मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। अब जल्दी से पढ़ाई करो, शाह एम्पायर की मालकिन को बहुत पढ़ी लिखी होना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर पल्लवी शर्मा कर हंस पड़ी और क्लासरूम के अंदर चली गई। नक्श वहीं दरवाजे पर खड़ा उसे तब तक देखता रहा जब तक वो अपनी सीट पर जाकर नहीं बैठ गई। उसके चेहरे पर एक बहुत ही सुकून भरी मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी में कोई तूफान नहीं आ सकता है। इसके बाद नक्श ने अपने कोट के बटन ठीक किए और कैंटीन की तरफ चल गया। कॉलेज की कैंटीन आज बहुत भरी हुई थी। स्टूडेंट्स के अलग अलग ग्रुप्स बातें कर रहे थे, लेकिन जब नक्श ने वहां कदम रखा तो एक अजीब सी शांति छा गई। लोग उसे रास्ता देने लगे। नक्श ने इस रुतबे का कोई ध्यान नहीं दिया। वो सीधा उस पुरानी कोने वाले टेबल की तरफ गया जहां गर्वित और अंकित पहले से बैठे समोसे खा रहे थे। तभी गर्वित ने हंसकर नक्श का स्वागत करके कहा, अरे आ गया हमारा बादशाह। भाई तूने तो उस दिन ऑडिटोरियम में जो तहलका मचाया है ना, पूरे दिल्ली के रईसजादों की पैंट गीली हो गई। हम तो आज तक सदमे में है कि हमारा ये फटीचर दोस्त इतना बड़ा अरबपति है। उसकी ये बात सुनकर नक्श हंसकर उनके पास बैठ गया। नक्श ने गर्वित के हाथ से एक समोसा छीन कर कहा, मैं आज भी तुम लोगों के लिए वही पुराना फटीचर नक्श ही हूँ। तुम्हारे लिए मेरे अंदर का शाह एम्पायर हमेशा सोता रहेगा। तभी आगे से अंकित ने मजाक उड़ाकर कहा, अरे भाई बस बस, हमें कभी अपने उस हेलीकॉप्टर में तो घुमा दे यार। उसकी बात सुनकर नक्श अब खुलकर हंसने लगा। उसने अपना महंगा फोन अपनी जेब से निकाला और टेबल पर रख दिया। वो तीनों अपनी पुरानी बातें और जोक्स में खो गई। नक्श पूरी तरह से रिलैक्स था। उसे लग रहा था कि उसके सारे दुश्मन खत्म हो चुके हैं। चारों अब उसकी दोस्त थी। सुहानी कासिम तहखाने में थी। निशांत मित्तल पर नजरबंद घर में ही था। उसका रडार पूरी तरह सो चुका था। लेकिन तभी कैंटीन के शीशे वाले दरवाजे से रुचि ने कदम रखा। रुचि की नजरें चील की तरह कैंटीन में घूम रही थी। उसकी आंखें सीधा उस कोने वाली टेबल पर जाकर टिक गई जहां नक्श अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था। और सबसे बड़ी बात, रुचि की नजरें नक्श के उस फोन पर पड़ गई जो टेबल पर रखा हुआ था। फोन देखते ही रुचि के दिमाग की घंटियां बजने लगी। उसने मन ही मन में कहा, वही फोन है। मुझे किसी भी तरह से वो फोन सिर्फ 2 मिनट के लिए चाहिए। पल्लवी को उसी के नंबर से मैसेज जाना चाहिए, तभी तो वो बिना शक ये फरहान की गाड़ी में बैठेगी। ये सोचकर रुचि ने गहरी सांस ली और अपने चेहरे से वो सारा घमंड, वो सारा जलन का भाव मिटा दिया। उसकी जगह एक बहुत ही मासूम, बेचारी और डरी हुई लड़की का मुखौटा पहन लिया। अब रुचि ने अपने कदम उस टेबल की तरफ बढ़ा दिए। वहीं नक्श अभी अंकित की किसी बात पर हंस रहा था। तभी उसे अपने पास किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने नजर उठाकर देखा तो सामने रुचि खड़ी थी। रुचि को देखते ही नक्श के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में एक सर्द और कठोर भाव आ गया। यह वही लड़की थी जिसने उसके फटे कपड़ों का मजाक उड़ाकर उसे सरेआम जलील किया था। इसलिए नक्श ने बिना कोई लिहाज किए बहुत ही रूखी आवाज में उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए रुचि? वहां गर्वित और अंकित भी रुचि को घूरने लगे। तभी रुचि ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे और जो कि उसका सबसे बड़ा हथियार था। रुचि ने बहुत ही कांपती और रूंधी हुई आवाज में कहा, नक्श प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से भगाना मत। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं बहुत बड़ी बेवकूफ थी, लालची थी, लेकिन प्लीज मेरी बात सुन लो। उसकी यह बात सुनकर आगे से नक्श ने कोई इंटरेस्ट न दिखाकर अपना फोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और लापरवाही से कहा, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ, इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं। लेकिन आगे से रुचि ने बहुत ही बेचारगी भरी आवाज में कहा, नहीं नक्श प्लीज प्लीज। यह रुचि आगे बढ़कर अचानक नक्श का हाथ पकड़ लेने लगी।
जैसे उसका हाथ नक्श के हाथ को छुआ तो नक्श ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया और उसको घूर कर कहा, हे डोंट टच मी रुचि। आगे से रुचि ने तुरंत माफी मांग कर कहा, ओह आई एम सॉरी नक्श, मैं तुमसे माफी मांगने नहीं आई हूं, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। रोहित रोहित मुझे मार डालेगा नक्श। ये कहकर रुचि पागलों की तरह रोने का नाटक करने लगी। वहीं रोहित का नाम सुनते ही नक्श की भौहें तन गई। उसने अपनी भौहें सिकोड़ कर पूछा, रोहित, वो चूहा घर में दुबक्का बैठा है? तभी रुचि ने सुबक कर कहा, हाँ हाँ, तो जब से उसे तुम्हारी असलियत पता चली है वो पागल हो गया है। वो अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल रहा है। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो मेरे डैड की कंपनी के खिलाफ झूठे केस कर देगा। नक्श, मुझे डर लग रहा है। मुझे पता है कि इस कॉलेज में सिर्फ तुम एक ऐसी इंसान हो जो मेरी मदद कर सकते हो। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं रही, लेकिन क्या तुम एक पुरानी दोस्त समझकर मेरी मदद नहीं कर सकते? रुचि ने अपना पहला प्यार वाला कार्ड बहुत ही सफाई से फेंक दिया था। उसने नक्श की वो पुरानी और मासूम छवि याद दिलाने की कोशिश की थी। नक्श भले ही एक खूंखार बिजनेसमैन था, लेकिन किसी लड़की को रोते हुए देखकर उसका दिल पसीज जाता था। पल्लवी ने भी उसे यही सिखाया था कि औरतों की इज्जत करना चाहिए। इसलिए नक्श ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, शांत हो जाओ तुम। रोहित तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं उसे देख लूंगा। उसकी ये बात सुनकर आगे से रुचि ने अपने आंसू पोंछ कर कहा, थैंक यू नक्स, थैंक यू। लेकिन नक्स, मुझे अभी अपने डैड को कॉल करना है। मेरा फोन रोहित ने गुस्से में तोड़ दिया। प्लीज, क्या क्या तुम तुम्हारा फोन 1 मिनट के लिए ले सकती हो? मैं बस यही सामने खड़ी होकर बात करूंगी। अब रुचि ने अपने जाल का वो आखिरी और सबसे खतरनाक फंदा नक्श की तरफ फेंक दिया था। उसके बाद सुनकर नक्श ने एक पल के लिए सोचा। उसका फोन बहुत ज्यादा सुरक्षित था, उसमें शाह एम्पायर के सारे राज थे। लेकिन रुचि के रोते हुए चेहरे को देखकर नक्श को लगा कि शायद सच में मुसीबत में है। इसलिए नक्श ने अपना फोन अनलॉक करके कहा, ठीक है, जल्दी बात करो। यह कहकर उसने रुचि की तरफ फोन कर दिया। आगे से रुचि ने अपना नाटक जारी रखकर तुरंत उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, थैंक यू नक्श, तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। यह कहकर रुचि ने बड़ी ही मासूमियत से वो फोन अपने हाथ में ले लिया। जैसे ही फोन रुचि के हाथ में आया, उसके दिल की अंदर जीत के नगाड़े बजने लगे। उसने कैंटीन में थोड़ा साइड होकर बात करने का नाटक किया। रुचि ने फोन कान के लगाया और जोर जोर से रोकर कहा, हेलो हेलो डैड, डैड मुझे बचा लीजिए डैड। वो बोलने का नाटक करने लगी, लेकिन असल में रुचि का अंगूठा फोन की स्क्रीन पर बहुत तेजी से चल रहा था। उसने तुरंत पल्लवी का चैट बॉक्स खोला और उसे बहुत ही तेजी से एक मैसेज टाइप किया, पल्लवी मेरी जान, मुझे कुछ गुंडों ने घेर लिया है, मेरी जान को खतरा है, मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। तुम चुपचाप बिना किसी को बताए क्लास से बाहर आओ। कॉलेज के पिछले गेट पर मेरा एक दोस्त फरहान अपनी काली एसयूवी लेकर खड़ा है। मैंने उसे भेजा है, वो तुम्हें सेफली मेरे सेफ हाउस पहुंचा देगा। प्लीज जल्दी आना और किसी को कुछ मत बताना, वरना तुम्हारी जान को ही खतरा हो सकता है। तुम्हारा नक्श। रुचि ने उस मैसेज को एक बार पढ़ा और अपनी एक बड़ी खौफनाक मुस्कान के साथ सेंड का बटन दबा दिया। कुछ ही सेकंड में मैसेज डिलीवर हो गया और इसके बाद रुचि ने उस मैसेज को नक्श के फोन से डिलीट फॉर मी कर दिया, ताकि नक्श को कभी पता ही न चले कि उसके फोन से ऐसा कोई मैसेज गया था। इसके बाद रुचि ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में झूठे आंसू वापस आ गए। फोन लेकर नक्श के पास आ गई और उसने नक्श को फोन वापस करके कहा, थैंक यू नक्श, मेरे पापा मुझे लेने आ रहे हैं। तभी आगे से नक्श ने फोन वापस अपनी जेब में रखकर कहा, ठीक है, तुम जा सकती हो। वो इस बात से पूरी तरह अनजान था कि खुद अपने ही हाथों से अपनी पल्लवी को मौत के मुंह में धकेल दिया है उसने। रुचि वहां से मुड़ी और कंटीन के दरवाजे की तरफ चल दी। तभी रुचि ने बाहर निकलते हुए मन ही मन कहा, अब खेल शुरू होगा। वो भिखारी नक्श का मैसेज पढ़ते ही पागलों की तरह बाहर भागेगी और बाहर मेरा दोस्त फरहान उसका इंतजार कर रहा है। आज रात उस पल्लवी को उस होटल के कमरे में फरहान की बाहों में होगी और कल सुबह जब नक्श वो वीडियो देखेगा तो नक्श खुद उस पल्लवी के करैक्टर पर थूकेगा। नक्श शाह, तुम्हारा ये गुरूर, तुम्हारा ये प्यार, मैं दोनों को आज रात मिट्टी में मिला दूंगी। इसी समय उधर क्लासरूम में पल्लवी अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी। उसका ध्यान पढ़ाई में कम और नक्श के ख्यालों में ज्यादा था। तभी उसके पुराने फोन की स्क्रीन पर लाइट जली और एक मैसेज की टोन बजी। पल्लवी ने धीरे से फोन उठाया तो देखा नक्श का मैसेज था। ये देखते ही पल्लवी के चेहरे पर एक खुशी आ गई। नक्श ने उसे याद किया।
लेकिन जैसे उसने मैसेज पढ़ना शुरू किया, उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया है। मेरी जान को खतरा है, पिछले गेट पर फरहान और किसी को मत बताना। ये सब पढ़ते पढ़ते उसकी धड़कनें रुकती हुई महसूस होने लगी। उसने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, नक्श गुंडे? उसका दिमाग सुन पड़ गया। नक्श ने उसे शाह एम्पायर के बारे में डिटेल में बताया था। यह भी बताया था कि उसके बहुत सारे दुश्मन हैं। पल्लवी को लगा कि सच में देवराज शाह के किसी दुश्मन या रोहित ने नक्श पर हमला कर दिया है। पल्लवी को इस बात का रत्ती भर भी शक नहीं हुआ कि मैसेज नक्श ने नहीं बल्कि रुचि ने भेजा है। जब प्यार की बात आती है तो अपने प्यार के खतरे में नहीं देखा जाता, तो इंसान का दिमाग सोचना बंद कर देता है। इसलिए उसने हड़बड़ा कर कहा, मुझे मुझे जाना होगा, मुझे नक्श के पास पहुंचना होगा। यह बड़बड़ा कर पल्लवी ने घबराहट से अपनी किताबें बैग में ठूंस ली। वो बिना प्रोफेसर से पूछे पागलों की तरह अपनी सीट से उठी और क्लासरूम से बाहर भाग गई। पल्लवी कॉरिडोर में दौड़ रही थी। उसकी सांसें उड़ रही थी और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम था, नक्श। वो कॉलेज के पिछले गेट की तरफ भागी, जो हमेशा सुनसान रहता था। जैसे ही पल्लवी वहां गेट से बाहर निकल गई, उसने देखा कि वहां एक चमचमाती काली एसयूवी खड़ी है। गाड़ी के बोनट पर टिकाकर एक लड़का खड़ा था। उसने काले चश्मे पहने थे। उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान थी। यह फरहान था। पल्लवी घबराकर फरहान के पास गई। उसने फरहान से घबराकर पूछा, क्या क्या तुम फरहान हो? तुम्हें नक्श ने भेजा है? उसके ये बात सुनते ही फरहान ने अपने चश्मे को नीचे किया और पल्लवी की उस कोरी मासूम घबराई हुई खूबसूरती को देखकर उसकी आंखों में हवस का तूफान आ गया। फरहान ने एक बहुत ही मीठी और नशीली आवाज में कहा, हाँ मेरी जान, नक्श ने मुझे ही भेजा है। तुम्हारी ही तो तलाश थी मुझे। ये कहते हुए फरहान ने अपनी आंखों को एक खास तरीके से सिकोड़ा। उसकी आंखों में उस सम्मोहन का खौफनाक जादू जाग चुका था। तभी आगे से पल्लवी फरहान के उन आंखों को देखने लगी। उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। तभी फरहान धीरे धीरे चलकर पल्लवी के बिल्कुल करीब आ गया। पल्लवी पीछे हटने लगी, लेकिन फरहान ने अपनी आंखों को एक खास तरीके से सिकोड़ लिया था। उसकी पुतलियां अजीब तरीके से फैलने लगी। उसका वो खौफनाक हिप्नोटिज्म का जाल था, जिसका शिकार दिल्ली की न जाने कितनी लड़कियां हो चुकी थी। फरहान ने एक पेंडुलम की तरह अपनी गर्दन को हल्का सा हिलाकर कहा, मेरी आंखों में देखो पल्लवी, नक्श बहुत बड़ी मुसीबत में है। तुम्हें उसे बचाना है, सिर्फ मेरी आंखों में देखो। पल्लवी, जो पहले ही खौफ और घबराहट में थी, उसकी नजरें फरहान की उन गहरी काली आंखों में उलझ गई। वो अपनी नजरें हटाना चाहती थी, लेकिन हटा नहीं पा रही थी। फरहान की आंखें किसी काले कुएं की तरह लग रही थी, जो पल्लवी के दिमाग की सारी सोचने समझने की शक्ति को अपने अंदर खींच रही थी। कुछ ही सेकंड के अंदर पल्लवी के चेहरे के भाव ही बदल गए। उसकी घबराहट, उसका वो डर और सब कुछ गायब हो गया। उसकी आंखें एकदम कोरी और भावहीन हो गई थी और उसका शरीर ढीला पड़ गया। अब वो पल्लवी पल्लवी नहीं थी, बल्कि फरहान के इशारों पर नाचने वाले एक बेजुबान कठपुतली बन चुकी थी। तभी फरहान ने एक शैतानी मुस्कान के साथ उसके चेहरे पर हाथ फेर कर कहा, गुड गर्ल, अब चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। उसके बात सुनकर आगे से पल्लवी ने बिना एक शब्द कहे, बिना कोई विरोध किए, एक रोबोट की तरह अपने कदम बढ़ाई और एसयूवी के पिछले दरवाजे को खोलकर अंदर बैठ गई। तभी फरहान ने एक जोरदार और गंदी हंसी हंसकर कहा, तेरा वो जो भी फटीचर आशिक है ना नक्श, आज रात के बाद वो तेरी शक्ल पर थूकेगा। रुचि डार्लिंग, तुम्हारा काम हो गया है। ये कहकर फरहान ने गाड़ी स्टार्ट की और कॉलेज के उस सुनसान गेट से गाड़ी को दिल्ली के आउटर इलाके की तरफ दौड़ा गया। करीब 45 मिनट के सफर के बाद फरहान की काली एसयूवी शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक बहुत ही कुख्यात और आलीशान दिखने वाले, लेकिन अंदर से गंदे और प्राइवेट होटल के अंदर बेसमेंट में जाकर रुक गई। फरहान का ये रेगुलर अड्डा था। यहाँ के स्टाफ को मुंह मांगी रकम दी जाती थी, ताकि वो किसी भी चीज पर सवाल न उठाए। तभी फरहान ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर पल्लवी को हुक्म देकर कहा, बाहर आओ पल्लवी। जो अभी भी उस गहरे सम्मोहन में थी, वो चुपचाप गाड़ी से बाहर आ गई। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उसमें कोई जीवन नहीं था। वो फरहान के पीछे पीछे बेसमेंट की सर्विस लिफ्ट से होकर सीधा चौथी मंजिल से कमरा नंबर 407 में पहुंच गई। कमरे का दरवाजा खुला। अंदर का माहौल बहुत ही घुटन भरा और डरावना था। भारी लाल रंग के पर्दे गिरे हुए थे। एक बहुत बड़ा किंग साइज बेड था और कमरे में महंगी
शराब और परफ्यूम की तेज महक आ रही थी। फरहान ने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक करके पल्लवी से कहा, जाकर उस बेड पर बैठ जाओ। उसकी यह बात सुनते ही पल्लवी ने अपना बैग फर्श पर गिरा दिया और चुपचाप जाकर उस बड़े से बेड के किनारे एक बेजान गुड़िया की तरह बैठ गई। उसके हाथ उसकी गोद में रखे थे, नजरें दीवार पर टिकी थी। फरहान ने पल्लवी को ऊपर से नीचे तक हवस भरी नजरों से देखकर कहा, क्या चीज हाथ लगी है यार, लेकिन अभी मुझे थोड़ा फ्रेश होना है। इस परफ्यूम की महक से ये मदहोश हो जाएगी। ये कहते हुए फरहान ने अपनी जैकेट उतारी और सीटी बजाकर नहाने के लिए वॉशरूम चला गया। पीछे कमरे में पल्लवी बिल्कुल वैसी ही बैठी रही। उसके दिमाग के अंदर एक गहरी धुंध छा गई थी। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ है, क्यों है और उसके साथ क्या होने वाला है। वो बस फरहान के अगले ऑर्डर का इंतजार कर रही थी। इसके करीब 15 मिनट बाद वॉशरूम का दरवाजा खुला। फरहान बाहर निकला। उसके बदन पर कपड़े नहीं थे। उसने अपनी कमर पर सिर्फ एक सफेद रंग का तौलिया लपेटा था। उसके बालों से पानी टपक रहा था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही खौफनाक और घिनौनी मुस्कान थी। उसने कमरे की कुछ लाइट्स कम कर दी। फरहान ने खुद से फुसफुसा कर कहा, अब होगा असली खेल शुरू। रुचि का प्लान फरहान के दिमाग में बिल्कुल साफ था। उसे सिर्फ पल्लवी के साथ रात नहीं गुजारनी थी, बल्कि पल्लवी के करैक्टर की धज्जियां उड़ानी थी। उसे वो वीडियो बनाना था जो कल सुबह तक पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में तहलका मचाने वाला था। फरहान ने अपनी पैंट की जेब में अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन निकाला। उसने कमरे के बेड के अंदर और ठीक सामने एक छोटे से टेबल पर फोन को स्टैंड के सहारे टिका दिया। उसने फोन का कैमरा ऑन किया, एंगल सेट किया ताकि बेड और पल्लवी का चेहरा बिल्कुल साफ नजर आए। रिकॉर्ड। फरहान ने रिकॉर्डिंग का लाल बटन दबाया। स्क्रीन पर सेकंड्स चलने लगे। इसके बाद फरहान एक भूखे भेड़िए की तरह होठों पर जीभ फेर कर पल्लवी के करीब आया। पल्लवी अभी भी उसी कोरी आंखों के सामने उसे देख रही थी। फरहान ने पल्लवी के कंधों को पकड़ा और उसे एक जोरदार झटके के साथ बिस्तर पर गिरा दिया। पल्लवी की पीठ बेड के मुलायम गद्दे से टकराई। उसके चेहरे पर कोई डर या विरोध नहीं था, क्योंकि उसका दिमाग सुन पड़ चुका था। तभी फरहान एक हंसी हंसकर बेड पर चढ़ा और पल्लवी के ठीक ऊपर आ गया। उसने पल्लवी के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर उसके सिर के ऊपर कर दिया। पल्लवी को उसने कहा, अब तुम मेरी है। उसका कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। तभी फरहान ने दूसरे कांपते हुए हवस भरे हाथ से पल्लवी के सूट को कॉलर की तरफ बढ़ाया और उसको बहुत ही बेरहमी से पल्लवी के ड्रेस के ऊपर वाले 2 बटन खोल दिए। पल्लवी की सांसें तेज हो गई, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रही थी। वहीं फरहान की आंखें लगातार लाल होती जा रही थी। वो पल्लवी के होठों की तरफ बढ़ने ही वाला था। बस एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड और था जब पल्लवी की इज्जत और नक्श का प्यार हमेशा के लिए उस हैवान के हाथों तार तार होने वाला था। लेकिन किस्मत, जो उस दिन ऑडिटोरियम में पल्लवी की मौत से बचा लाई थी, वो आज भी कोई खामोश तमाशा नहीं देखने वाली थी। जैसे ही पल्लवी के वो होठों के करीब पहुंचा, तभी ठक 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 कमरे के भारी लकड़ी के दरवाजे पर इतनी जोर से लगातार लात और मुक्के पड़ने की आवाज आई कि पूरा कमरा गूंज गया। आवाज इतनी अचानक और भयानक आई थी कि फरहान के खून का कतरा कतरा जम गया। वो झटके से पल्लवी के ऊपर से हटा और घबराने की आवाज के साथ दरवाजे की तरफ देखने लगा। तभी दरवाजे से आवाज आई, फरहान, दरवाजा खोल कमीने। मैं कह रही हूं दरवाजा खोल, वरना मैं इसे तोड़ दूंगी। बाहर से जो आवाज आ रही थी वो किसी और की नहीं, बल्कि फरहान के सबसे बड़े खौफ उसकी पत्नी शमीन की आवाज थी। शमीन की आवाज सुनते ही फरहान के पसीने छूट गए। उसका सारा नशा, सारी हवस एक झटके में हवा हो गई। फरहान असल में कोई बहुत बड़ा रईस नहीं था। वो एक नंबर का भिखारी और निकम्मा था, जो अपनी करोड़पति बीवी शमीन के पैसों पर ऐश करता था। शमीन एक बहुत ही कड़क, गुस्सैल और खतरनाक औरत थी। वो जानती थी कि फरहान का करैक्टर कैसा है, इसलिए वो हमेशा फरहान पर नजर रखती थी। आज भी जब फरहान ने जल्दबाजी में प्राइवेट होटल का वीआईपी रूम बुक किया, तो उसने गलती में शमीन के उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लिया, जिसका अलर्ट सीधा शमीन के फोन पर जाता था। मैसेज मिलते ही शमीन समझ गई कि उसका अय्याश पति फिर से किसी लड़की के साथ होटल में रंग रेलियां मनाने गया होगा, और वो आंधी की तरह अपनी गाड़ी भगाते हुए सीधा कमरा नंबर 407 के बाहर पहुंच गई थी। तभी इसमें दरवाजा पीटते हुए दोबारा से कहा, फरहान, मुझे पता है तू अंदर है, किसी चुड़ैल के साथ, बाहर निकल यहां से। समीन पागलों की तरह दरवाजे को पीट रही थी। वहीं उसकी आवाज सुनते ही
फरहान की हालत ही खराब हो गई। उसका तौलिया खिसकने लगा। उसने घबराकर खुद से कहा, ओ हे भगवान, अगर समीन ने मुझे इस लड़की के साथ इस हालात में देख लिया तो मुझे जान से मार देगी और मुझे तलाक दे देगी और मुझे सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी। मेरी सारी दौलत छिन जाएगी। फरहान का दिमाग डर के मारे फटने लगा, लेकिन फिर भी उसने हकलाकर दरवाजे की तरफ देखकर चिल्लाकर कहा, आ रहा हूं जान, बस 2 मिनट, कपड़े पहन रहा हूं। ये कहकर उसने जल्दी से कैमरे की रिकॉर्डिंग बंद की और फोन को अपनी पैंट के जेब में ठूंस लिया। लेकिन अभी उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत पल्लवी थी। फरहान ने पल्लवी की तरफ देखा, जो अभी भी ड्रेस के खुले हुए बटनों के साथ बिस्तर पर एक बेजान गुड़िया की तरह लेटी हुई थी। उसने पल्लवी को देखकर घबरा कर कहा, मैं इसे कहाँ छुपाऊं? बाथरूम में समीन चेक करेगी, अलमारी में पकड़ी जाएगी। फरहान पागलों की तरह कमरे में इधर उधर भागने लगा। तभी उसकी नजर कमरे के उस बड़ी सी कांच की खिड़की पर पड़ गई। यह कमरा चौथी मंजिल पर था। खिड़की के बाहर कोई बड़ी बालकनी नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक बहुत ही पतली सी, लगभग 1 फुट चौड़ी स्टील की मुंडेर थी, जो एसी का आउटर यूनिट रखने के लिए बनाई गई थी। सीधे नीचे 40 फीट की गहरी पक्की सड़क थी। फरहान का दिमाग खौफ से काम करना बंद कर चुका था और उसे अपनी जान बचानी थी। तभी बाहर से समीन ने चिल्लाकर कहा, दरवाजा खोलो फरहान। समीन अब होटल के स्टाफ को बुलाकर मास्टर की लाने के लिए चिल्ला रही थी, इसलिए अब फरहान के लिए एक सेकंड भी सोचना मुश्किल हो रहा था। उसने दौड़कर खिड़की का कांच खोला और बाहर की तेज और ठंडी हवा कमरे में घुस गई। उसने बिस्तर पर लेटी पल्लवी को दोनों हाथों से झटके से उठा लिया। पल्लवी का शरीर अभी भी सम्मोहन के असर में था, इसलिए उसने विरोध नहीं किया। फरहान ने पल्लवी को उठाया और उस खौफनाक चौथे मंजिल की खिड़की से बाहर फेंक दिया। फरहान ने पल्लवी के कानों में फुसफुसाकर कमांड देकर कहा, चुपचाप यहीं खड़ी रहना, हिलना मत। उसने पल्लवी का एकमात्र 1 फुट चौड़ी खतरनाक मुंडेर पर खड़ा कर दिया। पल्लवी के नंगे पैर उसी ठंडे स्टील पर टिक गए थे। उसके पीछे कोई सहारा नहीं था, सीधा मौत की खाई थी। हवा के तेज झोंके से उसका शरीर हिल रहा था, लेकिन सम्मोहन के कारण उसे इस खतरे का कोई एहसास ही नहीं था। वो आंख खोलकर उस खौफनाक ऊंचाई पर एक बहुत ही बुत की तरह खड़ी हो गई थी। अगर सम्मोहन का असर 1 सेकंड के लिए भी टूटता, पल्लवी नीचे देखती तो खौफ से उसका पैर फिसल जाता और उसके शरीर के चीथड़े उड़ जाते। वहीं उधर फरहान ने बेरहमी से कमरे के अंदर की खिड़की का कांच बंद कर दिया और अंदर से मोटे मोटे पर्दे खींच दिए, ताकि समीन को बाहर कुछ नजर ही न आए। इसके बाद उसने जल्दी से अपनी टी शर्ट और पैंट पहनी, अपने बालों को हाथों से सेट किया और कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही फरहान ने एक बहुत ही झूठी और मासूम सी शक्ल बनाकर समीन से कहा, क्या है समीन, इतना हंगामा क्यों कर रही हो? मैं बस नहा रहा था। लेकिन तभी समीन आंधी की तरह अंदर घुस गई और उसने पूरे कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दिया। बिस्तर, अलमारी, वॉशरूम, हर जगह उस लड़की को ढूंढ रही थी। और इस पूरे ड्रामे के बीच पल्लवी उस बंद खिड़की के बाहर चौथी मंजिल की मौत की मुंडेर पर एक बेजान कठपुतली की तरह खड़ी थी, जहां उसका एक गलत कदम उसे हमेशा के लिए नक्श से दूर कर देगा। इधर जब पल्लवी इस खौफनाक मौत की मुंडेर पर झूल रही थी, वहां उधर कॉलेज की कंटीन में बैठे नक्श को इस तबाही की कोई भनक ही नहीं थी। नक्श गर्वित अंकित के साथ अपने जोक्स में मस्त था। तभी कॉलेज की घंटी बज गई। घंटी सुनते ही गर्वित ने अपनी चाय का आखिरी घूंट पीकर कहा, चलो भाई, क्लास खत्म हो गई है। उसके बात सुनकर नक्श के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम लोग चलो, मैं पल्लवी को उसकी क्लास से लेकर आता हूँ, आज हम दोनों साथ जाएंगे। ये कहते हुए नक्श कंटेन से निकला और एक बहुत ही खुशनुमा मूड में आर्ट्स ब्लॉक के उस कॉरिडोर की तरफ चल पड़ा, जहां उसने कुछ घंटे पहले पल्लवी को छोड़ा था। रास्ते में कुछ लड़के लड़कियां नक्श को देखकर डर के मारे साइड हो रहे थे, लेकिन नक्श का ध्यान सिर्फ अपनी पल्लवी पर था। वो पल्लवी के क्लासरूम के दरवाजे पर पहुंचा। अंदर स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे थे। नक्श गेट के पास खड़ा होकर पल्लवी का इंतजार करने लगा। उसने देखा एक एक करके सारे स्टूडेंट्स बाहर आ गए। प्रोफेसर भी अपनी किताब लेकर बाहर आ गए। जब पल्लवी क्लास रूम से बाहर नहीं आई तो नक्श ने क्लासरूम के अंदर झांका। कमरा पूरी तरह से खाली था। उसकी सबसे पहली नजर उस सीट पर पड़ी जहां पल्लवी बैठती थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। वहां सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर कुछ नोट्स लिखे हुए थे। ये देखकर नक्श की भौहें तन गई। उसने कंफ्यूज होकर कहा, ये क्लास से कब निकली? मैंने तो उसको वही इंतजार करने को कहा था। नक्श अंदर गया। उसने देखा पल्लवी की सीट बिल्कुल खाली थी, वहां उसका सामान भी नहीं था।
तभी नक्श ने बाहर आते ही पल्लवी की एक क्लासमेट से नेहा से रोका और उसने नेहा की तरफ देखकर पूछा, एक्सक्यूज मी नेहा, पल्लवी कहाँ है? वो क्लास से बाहर नहीं आई। आगे से नेहा ने भी नक्श को देखा और उसने थोड़ा डर कर कहा, पल्लवी वो तो क्लास में थी ही नहीं नक्श। मतलब वो क्लास शुरू होने से 10 मिनट बाद ही अचानक अपना फोन देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई। उसने अपना बैग उठाया और पागलों की तरह रोते हुए क्लास से भाग गई। सर ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी, रोते हुए पागलों की तरफ भाग गई। ये शब्द सुनते ही नक्श के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उसके सीनों में वही खौफनाक घबराहट हो गई जो उसे उस दिन एयरपोर्ट पर हुई थी। उसने घबरा कर नेहा से पूछा, वो किस तरफ भागी थी? नक्श की आवाज अचानक भारी और डरावनी हो गई। आगे से नेहा ने हकला कर कहा, मुझे पता नहीं, शायद पिछले गेट की तरफ। ये कहकर नेरा डर के मारे वहां से चली गई। वह उसकी ये बात सुनते ही नक्श का दिमाग सुन पड़ने लगा। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि पल्लवी अपना फोन देखकर क्यों घबराएगी। ऐसा उसने फोन में क्या देख लिया? ये सोचकर नक्श ने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला, अपना फोन निकाला। उसने पल्लवी का नंबर डायल किया, लेकिन इधर से एग्जीक्यूटिव की आवाज आई, जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी बंद है। पल्लवी का फोन स्विच ऑफ था। ये लाइन सुनते ही नक्श की धड़कनें तेज हो गई। उसके हाथों में पसीना आने लगा। उसने अपना व्हाट्सएप चेक किया। वहां पल्लवी की चैट एकदम नॉर्मल थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि पल्लवी को क्या हुआ होगा। उसे रत्ते भर भी याद नहीं आया कि कुछ देर पहले रुचि ने उसका फोन मांगा था। उसने खुद से बड़बड़ा कर कहा, पल्लवी कभी मुझे बताए बिना ऐसे नहीं जा सकती, वो भी पिछले गेट से। नक्श का सिक्स सेंस चीख चीख कर कह रहा था कि पल्लवी किसी बड़े खतरे में है। नक्श ने बिना एक सेकंड बर्बाद किए काशनाथ जी को कॉल लगाया। जैसे ही काशनाथ जी ने फोन उठाया, नक्श ने कड़क आवाज में कहा, काशीनाथ जी। नक्श की आवाज में वो बादशाह वाली दहाड़ लौट आई जो शहर के आग लगाने की ताकत रखती थी। उसने दहाड़ कर कहा, पल्लवी गायब है। पूरे कॉलेज के सीसीटीवी कैमरे हैक करो। मुझे पिछले गेट की फुटेज अभी के अभी मेरे फोन पर चाहिए। अगर मेरी पल्लवी को खोज भी आई तो मैं इस पूरे शहर को पलट कर राख बना दूंगा। नक्श पागलों की तरह कॉलेज के उस पिछले गेट की तरफ दौड़ पड़ा जहां से पल्लवी की किडनैपिंग हुई थी। प्यार जब अपने सबसे खूबसूरत मंजिल पर होता है, तब एक छोटी सी गलतफहमी या एक छोटी सी साजिश पूरे दुनिया को वीरान कर देती है। नक्श पागलों की तरह भागता हुआ कॉलेज के उस पिछले सुनसान गेट पर पहुंच गया था। उसकी सांसें धोखनी की तरह चल रही थी। उसकी आंखों में एक खौफनाक बेचैनी थी। उसने चारों तरफ देखा, वहां सिर्फ सूखी पत्तियां उड़ रही थी। दूर दूर तक किसी इंसान या गाड़ी का नामो निशान तक नहीं था। नक्श ने जोर से चिल्लाकर कहा, पल्लवी। नक्श की आवाज उस सन्नाटे से गूंज उठी, लेकिन उसे जवाब में सिर्फ अपनी ही आवाज की गूंज सुनाई दी। उसका दिमाग सुन पड़ने लगा। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जिस वक्त वो वहां गेट पर पल्लवी को ढूंढ रहा है, उसी वक्त मीलों दूर एक खौफनाक होटल की चौथी मंजिल पर पल्लवी मौत के मुंह में झूल रही है। इसी समय उधर होटल के उस घुटन भरे लाल रोशनी वाले कमरे में खौफ और शक का भयानक खेल चल रहा था। शमीन आंधी की तरह पूरे कमरे को छान मार रही थी। उसने अलमारी के दरवाजे खोले, वहां कोई नहीं था। उसने वॉशरूम का कोना कोना चेक किया, वहां सिर्फ फरहान के गीले कपड़े थे। उसने बेड के नीचे झांका, लेकिन वहां सिवाय धूल के कुछ नहीं था। कमरे के बीचों बीच तौलिया लपेट कर खड़े फरहान पसीने से नहा चुका था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा उसकी पसलियां टूट जाएंगी। उसकी नजरें बार बार बंद खिड़की और उस भारी पर्दे की तरफ जा रही थी, जिसके ठीक बाहर उस ठंडी और खतरनाक स्टील की रेलिंग पर पल्लवी एक बेजान सम्मोहित गुड़िया की तरह खड़ी थी। तभी समी ने अलमारी का दरवाजा जोर से पटक कर चिल्ला कर कहा, फरहान, सच सच बता मुझे, वो लड़की कहाँ है? मुझे पता है कि तू यहाँ किसी के साथ रंगरेलियां मनाने आया था। मेरी सिक्स सेंस मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वहीं फरहान की हालत खराब थी, लेकिन वो एक नंबर का शातिर अय्याश था। उसने अपनी जान और अपनी दौलत बचाने के लिए वो खौफनाक हथियार, अपनी आंखें अपनी पत्नी पर ही इस्तेमाल करने का फैसला किया। फरहान ने गहरी सांस ली, अपने चेहरे पर एक बहुत ही मासूम और विक्टिम वाली शक्ल बनाई। धीरे धीरे चलकर समीन के पास आया। फरहान ने बहुत ही धीमी, नशीली और सम्मोहक आवाज में कहा, जान। ये कहकर उसने अपनी आंखों को उसी खास तरीके से सिकोड़ लिया जिससे वो दूसरों का दिमाग सुन करता था, और आगे बोला, मैं तो पहले ही कह रहा था यहाँ कोई लड़की नहीं है। तुम बिना वजह मेरे पर शक कर रही हो। तुम खुद सोचो, अगर कोई लड़की होती तो क्या वो हवा में गायब हो जाती? लेकिन शमीन जो गुस्से में आग बबूला हो रही थी, जब
उसने फरहान के उन गहरी काली आंखों में देखा तो उसका गुस्सा एक पल के लिए ठिठक गया। फरहान की आवाज और उसकी आंखों का वो हिप्नोटिक्स जादू समीन के दिमाग पर हल्का हल्का पर्दा डालने लगा। उसने धीरे से कहा, तुम सच कह रहे हो, लेकिन फिर भी तुम इस घटिया से होटल में क्या कर रहे हो? समीन की आवाज थोड़ी नरम पड़ गई। उसका दिमाग फरहान की बातों को सच मानने लगा। तभी फरहान ने समीन के कंधे पर हाथ रखकर उसे पूरी तरह से अपने वश में करने के लिए कोशिश करके कहा, अरे जान, मेरे एक दोस्त ने ये कमरा बुक किया था। मैं तो बस रास्ते से गुजर रहा था, मुझे बहुत पसीना आ रहा था, तो सोचा यहीं फ्रेश हो लूं। उसकी बात सुनकर समीर ने गहरी सांस ली। फरहान के सम्मोहन ने उसका शक लगभग खत्म कर दिया। समीर ने अपने बाल ठीक करके कहा, चलो ठीक है। वहीं उसको ऐसा रिलैक्स होता देखकर फरहान ने राहत की बहुत बड़ी सांस ली। उसने मन ही मन सोचा, ओह, बच गए, आज तो जान ही निकल गई थी। लेकिन उसे लगा कि समीन अब चुपचाप यहाँ से चली जाएगी। वो फिर खिड़की खोलकर पल्लवी को वापस अंदर खींच लेगा और उसका घिनौना काम पूरा करेगा। लेकिन किस्मत को आज कुछ और ही मंजूर था। समीन दरवाजे की तरफ मुड़ने ही वाली थी। अचानक उसकी नजर कमरे के माहौल पर पड़ी। कमरे को देखते हुए समीन ने अपनी आंखें सिकोड़ कर कहा, वैसे वैसे तुमने इस कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? दिन का वक्त है और तुमने ये मोटे मोटे पर्दे गिरा रखे हैं। तुम इस कमरे में कर क्या रहे हो फरहान? तुम्हें घर पर नहाने के लिए पानी नहीं मिल रहा था क्या, जो तुम इस थर्ड क्लास होटल में नहाने आ गई? उसकी बात सुनकर फरहान की राहत भरी सांस फिर से गले में अटक गई। उसने हिचकिचा कर कहा, अरे वो मुझे अंधेरे में रिलैक्स करना पसंद है ना। फरहान अब हकलाने लगा था, लेकिन समीन अब रुकने वाली नहीं थी। उसे घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए उसने कहा, ओह, बहुत अजीब सी महक आ रही है इस कमरे में। खिड़की के पर्दे तो खोल दो, थोड़ी ताजी हवा आने दो। ये कहकर समीन तेज कदमों से उस बड़ी सी कांच की खिड़की की तरफ बढ़ गई। उसको ऐसे खिड़की की तरफ जाता देखकर फरहान की आंखें फटी रह गई। उसका खून बर्फ की तरह जम गया। अगर समीर ने पर्दा हटाया तो उसे शीशे के बिल्कुल पार मात्र 1 फुट की मुंडेर पर खड़ी पल्लवी नजर आ जाएगी। फिर कोई हिप्नोटिज्म फरहान को समीन के कहर से नहीं बचा पाएगा। इसलिए उसने समीन को रोकने की कोशिश करके कहा, रुक जाओ समीन, पर्दे मत हटाओ। फरहान पागलों की तरह चिल्लाकर समीन को रोकने के लिए आगे झपटा, लेकिन इससे पहले कि फरहान समीन का हाथ पकड़ पाता, समीन ने एक जोरदार झटके के साथ उस भारी लाल पर्दे को खींच दिया और साथ ही उस स्लाइडिंग खिड़की को एक झटके में खोल दिया। खिड़की खोलते ही बाहर से एक तेज और ठंडी हवा कमरे में एक तूफान की तरह घुस आई। उसी सेकंड एक ऐसा खौफनाक मंजर हुआ जिसने फरहान और समीन दोनों की सांसें रोक दी। खिड़की के ठीक बाहर उस संकरी और स्टील की रेलिंग पर पल्लवी एक बुत की तरह खड़ी थी और फरहान के सम्मोहन के कारण बिल्कुल बेसुध थी। लेकिन जैसे ही समीन ने झटके से खिड़की खोली, खिड़की का फ्रेम पल्लवी के कंधे से टकरा गया और बाहर की तेज हवा उस झोंके के अचानक झटके से पल्लवी के दिमाग पर पड़े उस सम्मोहन के पर्दे को 1 सेकंड के लिए तोड़ दिया। पल्लवी की वो कोरी आंखें अचानक चेतना में आ गई। उसने पलक झपकाई, खुद को एक 40 फीट ऊंची हवा में झूलती हुई संकरे सी मुड़ेर पर खड़ा पाया। खौफ, ऊंचाई और अचानक होश में आने का वो झटका पल्लवी के उस कमजोर शरीर के लिए बड़ा ज्यादा था। तभी आह, पल्लवी के मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। पल्लवी लड़खड़ा गई। उसने बचने के लिए हवा में हाथ मारे, लेकिन वहां पकड़ने के लिए कुछ नहीं था। उसका नंगा पैर उस ठंडी और फिसलन भरी रेलिंग पर फिसल गया। तभी ग्रेविटी ने अपना क्रूर काम किया और देखते ही देखते समीन और फरहान की आंखें के ठीक सामने पल्लवी का शरीर उस चौथी मंजिल की खिड़की से नीचे गिर गया। कुछ ही सेकंड में वो डरावनी खामोशी और फिर नीचे से एक बड़ी खौफनाक और भारी आवाज आई, धड़ाम। यह आवाज इतनी जोरदार और दर्दनाक थी कि ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ही भारी हड्डियों का ढांचा पक्की कंक्रीट की सड़क पर आ गिरा हो। आवाज सुनते ही कमरे में मौत का सन्नाटा छा गया। सिर्फ बाहर से आती हवा में सांस सांस की आवाज सुनाई दे रही थी। समीन का पूरा शरीर कांपने लगा। उसका पूरा शरीर किसी सफेद कागज की तरह पीला पड़ चुका था। वो खिड़की के फ्रेम को पकड़कर जम गई। उसने हकला कर कहा, फरहान। ये कहकर समीर ने अपनी गर्दन को बहुत देरी से एक रोबोट की तरह फरहान की तरह घुमाया। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं, बल्कि ऐसा खौफ आ गया था जिस लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। उसने घबरा कर कहा, ये कैसी आवाज थी? बाहर कौन था? वहीं फरहान घुटनों के बल गिर पड़ा। उसे कोई होश नहीं था। वो अपने बालों को पागलों की तरह नोच रहा था। उसने डर कर कहा,
मर गई, वो मर गई, मैं बर्बाद हो गया। फरहान पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा। और फरहान के पास कोई रास्ता नहीं था। उसे पता था कि चौथी मंजिल के करीब 40-45 फीट की ऊंचाई से नीचे पक्की सड़क पर गिरने का मतलब है सीधा मौत। उसका दिमाग अब पुलिस, जेल, फांसी, मर्डर केस के खौफ से फटने लगा था। तभी समी ने आगे बढ़कर फरहान की गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। उसने चिल्लाकर कहा, कमीने, बता बता मुझे वो लड़की कौन थी? तूने किसे नीचे फेंका है? तभी आगे से फरहान ने घबरा कर कहा, मैंने मैंने नहीं फेंका समीन उसे। फरहान फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ सच सच उगलना शुरू कर दिया। उस समीन को पूरी बात बता दी। और वो एक कॉलेज की लड़की थी, पल्लवी उसका नाम था। मुझे रुचि मेहरा ने कहा था उसे यहाँ लाने के लिए। उसने कहा कि उसका वीडियो बनाना है ताकि उसके बॉयफ्रेंड नक्श शाह को उसे छोड़ा जा सके। मैंने उसे हिप्नोटाइज किया था। जब तुम आई तो मैंने डर के मारे उसे खिड़की के बाहर रेलिंग पर खड़ा कर दिया। मुझे नहीं पता था कि वो गिर जाएगी। समीर, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मर्डर नहीं हूँ। नक्श शाह। हिप्नोटिज्म वीडियो ये सब सुनकर शमीन का दिमाग सुन पड़ गया। उसका पति सिर्फ एक अय्याश नहीं बल्कि एक खौफनाक मुजरिम बन चुका था। सबसे बड़ी बात, एक लड़की अभी अभी उनके कमरे से गिरकर मर चुकी थी। समीन ने नफरत में थूक कर कहा, तू तू एक नंबर का नीच और जानवर है फरहान। अब जल्दी नीचे चल। अगर वो जिंदा है तो हमें उसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, वरना पुलिस हमें फांसी पर लटका देगी। उसके ये बात सुनकर फरहान ने कांप कर खड़ा होने लगा। दोनों ने अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह कमरे से बाहर दौड़ लगा दी और लिफ्ट का इंतजार किए बिना सीढ़ियों से बेसमेंट की तरफ भागने लगे। फरहान का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी पसलियां टूटती हुई महसूस हो रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, नीचे सड़क पर पल्लवी की खून से लथपथ लाश, बिखरा हुआ खून और टूटी हुई हड्डियां। फरहान और समीन हांफते हुए होटल के पीछे वाले उस तंग और सुनसान गली में पहुंचे, जिसके ठीक ऊपर कमरा नंबर 407 की खिड़की खुलती थी। ये गली होटल के कचरे के डिब्बे और पुराने कबाड़ की चीजों से भरी रहती थी। यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। आमतौर पर यहाँ कोई आता जाता भी नहीं था। तभी फरहान ने उस ऊपर खुली हुई खिड़की की तरफ इशारा करके कहा, वो वहीं गिरी होगी। ये कहकर उसकी नजरें उस जगह पर टिका दी जहां पल्लवी को गिरना चाहिए था। फरहान और समीन दोनों कांपते हुए कदमों से उस जगह की तरफ बढ़े। उन्हें डर था कि खून का कोई बहुत बड़ा तालाब उनका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन जैसे वो उस जगह पर पहुंचे, उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। वहां कुछ भी नहीं था। समीन ने अपने आंखें मली। फरहान ने पागलों की तरह वहां कुछ पुराने कार्डबोर्ड के डिब्बों को हटाया। फरहान ने पागलों की तरह चीख कर कहा, ये कैसे हो सकता है? वो लड़की यहीं गिरी थी। मैंने खुद आवाज सुनी थी। धड़ाम। वो गई कहाँ? वहां कोई पल्लवी नहीं थी, ना कोई लाश थी और ना ही खून की एक बूंद भी। ना ही कोई ऐसा निशान था जिससे लगे कि कोई इंसान ऊपर से गिरा हुआ हो। वो जगह बिल्कुल खाली और शांत थी। सिर्फ हवा के झोंके वहां पड़े कूड़े को उड़ा रहे थे। समीन का खौफ अब एक भयानक गुस्से में बदल गया। उसे फरहान का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाकर कहा, तू तू पागल हो गया है क्या फरहान? तूने मुझसे झूठ बोला। तूने कोई नाटक रचा है। तभी आगे से फरहान ने सदमे में कहा, भगवान की कसम समीन, वो लड़की रेलिंग पर ही थी, वो गिरी है। मैंने खुद उसे गिरते हुए देखा है। फरहान ने अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। एक इंसान चौथी मंजिल से गिरकर हवा में कैसे गायब हो गया? क्या कोई उसे कैच करके ले गया? क्या कोई वो उठकर भाग गई, जो कि मेडिकल साइंस के हिसाब से असंभव था? क्या वहां कोई नीचे गाड़ी खड़ी थी जिस पर वो गिरी और गाड़ी वाला उसे ले गया? सवालों का एक खौफनाक बवंडर उसके दिमाग में घूमने लगा। फरहान ने घबराहट में अपने बाल नोच कर कहा, मुझे नहीं पता कि वो डायन कहाँ गई। तभी समीर ने उसे धक्का देकर कहा, डायन वो नहीं, डायन तेरी मौत है, जो अब तेरे सिर पर नाच रही है। बाद में तुम मुझे इस अय्याशी और इस मर्डर के लिए डिटेल में बता लेना। अभी चुपचाप यहाँ से निकल। अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया, अगर अगर वो लड़की जिंदा बच गई, उसने पुलिस में तेरा नाम बता दिया, तो हम दोनों जेल में सड़ेंगे। फरहान को समीन की बात बिल्कुल सही लगी। उसने तुरंत सिर हिलाकर कहा, हाँ हाँ हाँ, हमें यहाँ से निकलना होगा। हमें अंडरग्राउंड होना पड़ेगा समीन, हमें शहर छोड़ना होगा। इसी के साथ फरहान और समीन पागलों की तरह अपनी एसयूवी की तरफ भागे। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और बिना पीछे मुड़े होटल और उस रहस्यमयी गली को छोड़कर दिल्ली की भीड़ में कहीं गायब हो गई। लेकिन पल्लवी कहाँ थी? क्या वो सच में मर चुकी थी? किसी ने उसकी लाश को छुपा दिया था, या कोई फरिश्ता उसे उस खौफनाक मौत से बचा ले गया? यह राज उसी अंधेरी गली में दफन हो गया था।
उधर जब पल्लवी गायब हो गई, तभी इधर दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस पुराने और शांत गेट पर खड़े नक्श का दिमाग फटने वाला हो रहा था। उसकी सिक्स सेंस उसे चीख चीख कर बता रही थी कि पल्लवी बहुत बड़ी मुसीबत में है। पल्लवी का फोन स्विच ऑफ था। कॉलेज के आसपास उसका नामो निशान नहीं था। नक्श ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने सीधा कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की तरफ दौड़ लगा दी। उसने गार्ड पर चिल्लाकर कहा, हटो सामने से। नक्श ने सिक्योरिटी गार्ड्स को धक्का दिया और सीसीटीवी कंट्रोल रूम का दरवाजा खोल दिया। अंदर बैठे ऑपरेटर ने जब एक स्टूडेंट्स को ऐसे अंदर घुसते देखा तो वो चिल्लाया, ओए लड़के, ये बाहर निकल, ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। लेकिन नक्श ने उस ऑपरेटर की कुर्सी पर एक जोरदार लात मारी। उसकी कुर्सी दूर जा गिरी और उसने जोर से चिल्लाकर कहा, मुझे पिछले गेट के पिछले 2 घंटे की फुटेज अभी स्क्रीन पर चाहिए। नक्श की वो खौफनाक और रुतबेदार आवाज सुनकर ऑपरेटर की रूह कांप गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी अंडरवर्ल्ड डॉन ने उसे हुक्म दिया हो। उसने डर कर ऑपरेटर ने फोन उठाने की कोशिश करके कहा, मैं मैं अभी प्रिंसिपल सर को बुलाता हूँ। लेकिन नक्श ने आगे बढ़कर उस ऑपरेटर का कॉलर पकड़ा और उसे हवा में उठा दिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर तूने 1 मिनट के अंदर वो फुटेज प्ले नहीं की तो मैं तेरी सारी उंगलियां तोड़कर स्क्रीन पर घुसा दूंगा। प्ले द फुटेज राइट नाउ। नक्श की आंखों का वो खौफ देखकर ऑपरेटर ने बिना कोई सवाल किए कांपते हाथों से माउस पकड़ा। पिछले गेट के कैमरे की रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। स्क्रीन पर वीडियो चलने लगा। नक्श की आंखें स्क्रीन पर गड़ी हुई थी। अचानक उसने देखा कि पल्लवी दौड़कर उसी गेट के बाहर निकल रही है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। उसने धीरे से कहा, पल्लवी। उसके होठों पर फुसफुसाहट आई। फिर उसने देखा कि पल्लवी एक काली एसयूवी के पास जाकर रुक गई। गाड़ी के बोनट पर एक लड़का खड़ा था। उसने काले चश्मे पहने थे। नक्श ने उस लड़के को ध्यान से देखा। जैसे उस लड़के ने अपना चश्मा नीचे किया, पल्लवी की आंखों में देखा, नक्श का खून खोल उठा। नक्श कॉलेज में भले एक फटीचर बनकर रहता था, लेकिन वो शाह एम्पायर का वारिस था। उसे दिल्ली के हर रईस, हर गुंडे, हर अयाज की कुंडली पता थी। नक्श के मुंह से यह नाम बहुत ही जहरीली फुंकार के साथ निकला, फरहान। नक्श जानता था कि फरहान कौन है। उसे फरहान के उस हिप्नोटिज्म वाले घटिया और खौफनाक खेल के बारे में भी पता था, जिससे वो लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। स्क्रीन पर नक्श ने देखा कि पल्लवी अचानक किसी एक बेजान कठपुतली बन गई, चुपचाप फरहान की गाड़ी में बैठ गई। ये देखते ही नक्श जोर से चिल्लाया, नहीं, नहीं पल्लवी। नक्श का दिल अब दर्द और खौफ से फटने लगा। अगर फरहान जैसा हवान ने पल्लवी को अपनी गाड़ी में बैठाया है तो इसका मतलब साफ है, पल्लवी की इज्जत और उसकी जिंदगी दोनों खतरे में है। नक्श ने बिल्कुल देर न की और ऑपरेटर पर दहाड़ कर कहा, इस गाड़ी का नंबर जूम करो। ऑपरेटर ने तुरंत वीडियो को रोककर गाड़ी के नंबर प्लेट जूम कर दी। नक्श ने दिमाग में अपने नंबर छाप लिया और उसने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और काशीनाथ को कॉल मिलाया। जैसे काशीनाथ ने फोन उठाया, नक्श ने उसे कहा, काशीनाथ जी, फरहान, उस अयास फरहान ने मेरी पल्लवी को किडनैप किया है। उसने अपनी काली एसयूवी में उसे बिठाया। मुझे अभी इस सेकंड उस गाड़ी की लाइव लोकेशन चाहिए। नक्श की आवाज में अब कोई आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसा कहर था जो आज दिल्ली को जलाने वाला था। तभी दूसरी तरफ उसकी यह बात सुनकर काशीनाथ ने चौंक कर कहा, बाबा, फरहान, मैं अभी हमारी इंटेलिजेंस टीम को लगाता हूँ, 2 मिनट दीजिए। काशीनाथ जी फोन पर हैरान रह गए थे। वहीं उसकी बात सुनते ही नक्श ने फोन काटा और एक आंधी की तरह सीसीटीवी रूम से बाहर निकल गया। उसे नहीं पता था कि उसकी पल्लवी इस फरहान की गाड़ी में बैठकर कहाँ गई। उसे यह भी नहीं पता था कि रुचि ने उसके फोन में मैसेज करके ये पूरा जाल बुन दिया था। सबसे बड़ी बात, नक्श इस खौफनाक सच्चाई से पूरी तरह अनजान था कि वो पल्लवी को फरहान के चंगुल से बचाने जा रहा है। लेकिन उसकी पल्लवी तो पहले ही उस चौथी मंजिल से गिरकर मौत की छलांग लगा चुकी थी, और वो कहाँ है ये दुनिया में कोई इंसान नहीं जानता। इसके बाद नक्श अपनी गाड़ी के पास गया और अपनी रेंज रोवर का दरवाजा खोला, ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तभी उसके फोन की स्क्रीन पर काशीनाथ का नाम फ्लैश हुआ। उसने उठाकर कहा, जी काशीनाथ जी। तभी उधर से काशीनाथ ने अपनी प्रोफेशनल आवाज में कहा, बाबा, लोकेशन मिल गई है। हमारी इंटेलिजेंस टीम ने उस काली एसयूवी को ट्रैक कर लिया है। वो दिल्ली के बाहरी इलाकों से होते हुए गुरुग्राम हाईवे की तरफ भाग रही है। वो शहर छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद सुनते ही नक्श ने गाड़ी का इग्निशन ऑन करके कहा, उन्हें शहर तो क्या इस दुनिया से भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। मेरी लोकेशन ट्रैक कीजिए और अपने सबसे खूंखार कमांडोज को हाईवे पर भेजिए। आज वो अय्याश अपनी मौत को खुद अपने सामने खड़ा देखेगा। नक्श ने फोन डैशबोर्ड पर फेंका और एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया। रेंज रोवर के टायरों पर काले सड़कों के निशान छोड़ दिए और गाड़ी हवा से बात करने लगी। वहीं रात का अंधेरा गहरा हो चुका था।
गुरुग्राम हाईवे पर फरहान की काली एसयूवी पागलों की तरह भाग रही थी। गाड़ी के अंदर फरहान के माथे से पसीना टपक रहा था। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर बुरी तरह कांप रहे थे। बगल वाली सीट पर बैठे उसकी पत्नी समीन बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, गाड़ी और तेज चला फरहान। अगर किसी ने हमें उस होटल की गली से निकलते हुए देख लिया होगा तो पुलिस हमारे पीछे आती ही होगी। समीन डर के मारे पीछे से चीख रही थी। उसे अभी भी उस चौथी मंजिल की खिड़की से पल्लवी के नीचे गिरने की धड़ाम आवाज सुनाई दे रही थी। उसने बड़बड़ा कर कहा, मैं मैं पूरी स्पीड से चला रहा हूं समीन, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। फरहान पागलों की तरह गाड़ी चला रहा था। उसने धीरे से कहा, वो लड़की गिरी थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था, फिर वो गायब कैसे हो गई? क्या वो कोई भूत थी? तभी समीर ने उसे डांट कर कहा, चुप कर मनहूस, बस किसी तरह हमें एयरपोर्ट पहुंचना है, हम देश छोड़ देंगे। उन्हें लग रहा था कि पुलिस या कानून से वो भाग रहे हैं। उन्हें इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे कोई कानून नहीं है, बल्कि कानून को अपनी जेब में रखने वाला वो शैतान आ रहा है जिसका नाम नक्श शाह है। तभी अचानक उनके पीछे से तीन बड़ी तेज और चमकदार हेडलाइट्स ने उनकी गाड़ी के शीशे को अंधा कर दिया। लाइट पड़ते ही फरहान को रियर व्यू मिरर में देखते हुए घबराहट से कहा, ये कौन है? उसने देखा पीछे से तीन जेट ब्लैक फॉर्च्यूनर गाड़ियां आ रही थी। पलक झपकते ही वो दो गाड़ियों ने फरहान की एसयूवी को दोनों तरफ से ओवरटेक किया और तीसरी गाड़ी बिल्कुल पीछे चिपक गई। तभी सामने एक भारी खौफनाक रेंज रोवर हवा को चीरती हुई आई और उसने एक भयानक ड्रिफ्ट मारकर अपनी गाड़ी बिल्कुल फरहान की एसयूवी के सामने खड़ी कर दी। तभी समीन पागलों की तरह चीख कर बोली, ब्रेक मार फरहान, ब्रेक मार। फरहान ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाए। एसयूवी के टायरों से धुआं उठा और चिंगारियां निकली और रेंज रोवर से टकराने से महज 1 इंच पहले जोरदार झटके के साथ रुक गई। समीन और फरहान की सांसें अटक गई। दोनों चारों तरफ से वो घिर चुके थे। चारों गाड़ियों के दरवाजे एक साथ खुले। उनमें से शाह इंडस्ट्रीज के 15-20 भारी भरकम काले सूट पहने ऑटोमेटिक राइफल्स और कमांडो बाहर निकले। उन्होंने फरहान की गाड़ी पर बंदूकें तान दी। उनको देखते ही समीन की पैंट गीली होने की नौबत आ गई। उसने डर के मारे कांप कर कहा, ये ये फरहान पुलिस नहीं है, ये तो कोई अंडरवर्ल्ड के गुंडे हैं। तभी सामने खड़ी उस रेंज रोवर का दरवाजा खुला। अंधेरे को चीरती हुई उसे एक साया बाहर निकला। उसने गाड़ी के हेडलाइट्स की रोशनी को कम कर दिया और नक्श शाह था। उसकी शर्ट के बटन खुले हुए थे, बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके चेहरे पर मौत की एक ऐसी खामोशी थी जो चीखने चिल्लाने से करोड़ों गुना ज्यादा खौफनाक होती है। फरहान ने जब उस लड़के को देखा तो उसका दिमाग सुन पड़ गया। उसने इस चेहरे को रुचि की भेजी हुई फोटो में देखा था। फरहान ने अकला कर कहा, ये तो वो फटीचर नक्श है, पल्लवी का बॉयफ्रेंड, लेकिन इसके पास ये गुंडे, ये गाड़ियां। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। रोचे ने बताया कि नक्श एक फटीचर लड़का है। वहीं नक्श अब धीरे धीरे चलकर फरहान की गाड़ी की ओर आ रहा था। नक्श ने कोई बात नहीं की। पहले उसने कोई वार्निंग नहीं दी। उसने बस अपनी कोहनी को पीछे की और एक जोरदार मुक्का फरहान की तरफ वाली खिड़की के कांच पर दे मारा। कांच के टुकड़े टुकड़े होकर फरहान के चेहरे पर गिर गए और फरहान दर्द से चीख पड़ा। इससे पहले कि फरहान कुछ समझ पाता, नक्श ने अपना हाथ खिड़की के अंदर डाला, फरहान के बालों को अपनी मजबूती मुट्ठी से जकड़ा और उसे गाड़ी के बंद दरवाजे के ऊपर से घसीट कर कांच के टुकड़ों को छीलते हुए बाहर खींच लिया। फरहान ने सड़क पर गिरकर पागलों की तरह चीख कर कहा, ओह छोड़ो मुझे, मेरी चमड़ी छिल गई। वहीं समीन कार के अंदर रो रही थी और चिल्ला रही थी, लेकिन दो कमांडोज ने उसे बंदूक की नोक पर गाड़ी के अंदर ही दबा दिया। तभी नक्श ने फरहान को उसके कॉलर से पकड़कर वापस पैरों पर खड़ा किया और फिर जोरदार लात उसके पेट पर मारी। फरहान हवा में उछलकर 2 फीट दूर पक्की सड़क पर जा गिरा। उसके मुंह से खून की एक धार फूट पड़ी। इसके बाद नक्श धीरे धीरे चलकर उनके पास गया। अपना भारी जूता फरहान की छाती पर रखकर पूछा, बता बता कहाँ है मेरी पल्लवी? नक्श की आवाज में कोई भाव नहीं था। वो सिर्फ एक यमराज की तरह सवाल पूछ रहा था। फरहान दर्द के मारे खांस रहा था। उसके दिमाग में पुलिस, मर्डर और वो गायब लाश घूम रही थी। वो समझ गया कि लड़का कोई फटीचर नहीं बल्कि बहुत बड़ा माफिया है। लेकिन फिर भी फरहान ने खून थूक कर झूठ बोलने की कोशिश करके कहा, मुझे मुझे नहीं पता। उसके बाद सुनकर नक्श ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसने अपना पैर फरहान की छाती से हटाया और फिर अपने जूते की एड़ी से फरहान के दाहिने हाथ की उंगली को पूरी ताकत से कुचल दिया। फरहान ने दर्द से चीख कर कहा, ओह मेरी उंगलियां टूट गई, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो प्लीज।
फरहान सड़क पर मछली की तरह तड़पने लगा। उसकी चीखें हाईवे के सन्नाटे को चीर रही थी। तभी नक्श उसी ठंडी और मौत जैसी आवाज में बोला, मैं दोबारा नहीं पहुंचूंगा फरहान, चुपचाप बता कि मेरी पल्लवी कहाँ है। वहीं फरहान अब दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मौत का खौफ उसके सिर पर नाच रहा था। उसने सब कुछ सच सच उगलना शुरू कर दिया। फरहान रोते हुए अपने टूटे हुए हाथ को सीने से लगा कर बोला, मैं बता रहा हूँ, भगवान की कसम मैं सब सच बता रहा हूँ। मुझे मुझे उसे उठाने के लिए रुचि ने भेजा था। रुचि मेहरा नहीं। रुचि मेहरा नाम सुनते ही नक्श के दिमाग में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। उसे अचानक याद आया कि कैसे कंटेन में रुचि ने रोने का नाटक करके उसे फोन मांगा था। नक्श का खून उबलने लगा। उस धोखेबाज लड़के ने उसके ही फोन से पल्लवी को मौत के जाल में बुलाया था। वही फरहान हाँफ कर बोलता जा रहा था। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, रुचि ने मुझे फोटो भेजी थी। उसने कहा था कि मैं पल्लवी को हिप्नोटाइज करके होटल में ले जाऊं, कमरा नंबर 407 में। रुचि चाहती थी कि मैं पल्लवी के साथ उसके वो गंदा काम करूं और वीडियो बनाऊं, ताकि वो वीडियो पूरी दिल्ली में वायरल हो जाए और तुम पल्लवी से नफरत करने लगो। उसके बात सुनकर नक्श के शरीर में एक एक कतरा आग की तरह तड़पने लगा। रुचि की इस नीच और घिनौनी सोच ने नक्श के अंदर के इंसान को पूरी तरह से राख कर दिया था। नक्श ने फरहान की आंखों में देखकर पूछा, क्या क्या तुमने उसका वीडियो बनाया? तभी आगे से फरहान पागलों की तरह सिर हिलाने लगा। उसने कांप कर कहा, नहीं नहीं सर, मैं वीडियो बनाने ही वाला था। फोन भी स्टैंड पर लगा दिया था, लेकिन तभी मेरी बीवी समीन वहां आ गई। उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और मैं डर गया। वह भी बोल ही रहा था, तभी नक्श ने फिर वही सवाल पूछा, आखिर पल्लवी कहाँ है? लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक अजीब घबराहट थी। आखिर कहाँ चली गई थी पल्लवी? कौन ले गया था पल्लवी को? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी द अंडरकवर मिलेनियर के साथ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से जरूर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।